डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिशन असम दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी ने असम को दिया 47,000 करोड़ का सौगात। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी का कोकराझार दौरा रद्द। पीएम ने गुवाहाटी से वर्चुअली संबोधन में कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सरकारी सेवक निवारण नियमावली 2026 को मिली स्वीकृति। उच्च तकनीकी शिक्षा लेने वाली छात्राओं को मिलेगा छात्रवृत्ति योजना का लाभ। महाविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड पुलिस को मिले नए वाहन। विधानसभा परिसर में सीएम सोरेन ने 1485 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। थानों को सौंपे 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन। 12 इंटीग्रेटेड थानों का भी किया शिलान्यास। अपराध पर सख्त साय सरकार। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर रही सरकार। सीएम साय ने कांग्रेस पर विश्वासघात और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने का आरोप लगाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के असम दौरे पर हैं। ये उनका 4 महीनों में चौथा असम दौरा है। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो गुवाहाटी पहुंच गए हैं। खराब मौसम के कारण उनका कोकराझार दौरा रद्द हो गया है। वहां की परियोजनाओं का वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का आज कोकराझार जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए मोदी ने कहा कांग्रेस का एक और बड़ा पाप है जो देश के लिए खतरा है, जिसने रोटी, बेटी, माटी और तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। पिछले 4 महीनों में ये उनकी चौथी असम यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे राज्य में 47,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पीएम के कोकराझार का कार्यक्रम रद्द होने की वजह से वे असम माला 3.0 योजना की शुरुआत वर्चुअली कर रहे हैं। इस योजना के तहत 900 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिससे राज्यों के बीच संपर्क बेहतर होगा। साथ ही पीएम मोदी बोडोलैंड क्षेत्र में 4 फ्लाईओवर और 2 पुलों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे के ढांचे को मजबूत करने के लिए बांसबारी में एक वर्कशॉप की नींव भी रख रहे हैं। इसके अलावा 3 नई ट्रेनों कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और नारंगी अगरतला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। यहीं प्रधानमंत्री देश के 9.3 करोड़ से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त जारी करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री कामाख्या मंदिर के लिए रोपवे परियोजना की भी नींव रखेंगे और गुवाहाटी में पीएम एकता मॉल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे सिलचर के लिए रवाना होंगे, जहां वे करीब 23,550 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस का एक और बड़ा पाप है जो देश और असम की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिसने रोटी, बेटी और माटी तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस का हाथ हमेशा से घुसपैठियों के साथ रहा है और आज भी है। कांग्रेस ने दशकों तक यहां के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं दिए। कांग्रेस ने आदिवासियों की बहुत सारी जमीनों को
घुसपैठियों के हवाले कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसके तहत अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के लिए अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा। गुरुवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी तक झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबद्ध संस्थानों में पढ़ाई कर रही इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के छात्राओं को मिलता था। अब ये संशोधन के बाद सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। वहीं राज्य के सभी मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और उनके परिजनों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा दिए जाने पर भी मुहर लगाई गई है। इस क्रम में कैबिनेट ने राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा राज्य के एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ते के भत्ते में भी वृद्धि स्वीकृति प्रदान की गई है। अब 10 रुपये के स्थान पर 25 रुपये का नाश्ता मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय तथा इसके अंतर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रश्नोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली के संबंध में निर्णय लिया है। झारखंड के सभी थानों में अब जर्जर गाड़ियों की जगह पर नए चमचमाते बुलेरो दिखाई देंगे, जिसका आगाज करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सभी जिला इकाइयों के लिए 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दो पहिया वाहन यानी कुल 1485 वाहनों को हरी झंडी दिखाई और उन्हें सभी जिलों के थाने के लिए रवाना किया। तो वहीं रांची से अत्याधुनिक 12 नए इंटीग्रेटेड थानों का भी आज ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इन इंटीग्रेटेड थानों के निर्माण के बाद एक ही बिल्डिंग में साइबर थाना, STSC थाना, AHTU थाना व महिला थाना का संचालन होगा। ना ही कोई सुराग, लेकिन पुलिस की तत्परता और एक ईमानदार प्रयास से उस बच्चे को भी ढूंढा गया और उसके पीछे कार्य करने वाले अंतर्राज्य गिरोहों का भी पर्दाफाश। तो इस प्रकार निरंतर कई घटनाएं देखेंगे जहां पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आज राज्य के ही अंदर नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी अपराधियों को खोज के लाया जाता है और उन्हें सजा भी दिया जाता है। लेकिन मैं इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे हर हाल में वो जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। झारखंड विधानसभा में सत्र का 13वां दिन भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। LPG गैस सिलेंडर और तेल को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने पोर्टिको पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री को रिक्शा चलाकर सदन में धरना देते हुए देखा गया, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खुलकर पलटवार किया। विपक्ष के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ छात्रवृत्ति सहित कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा पोर्टिको में हंगामा किया। गैस को लेकर के और पेट्रोल को लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी लोग, भारत की जनता पूछना चाहते हैं कि हमको हर हाल में पेट्रोल चाहिए, हमको हर हाल में गैस चाहिए। आप गैस उपलब्ध कराओ। अगर गैस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो तो गद्दी छोड़ो और देश को बेचना और देश को बर्बाद करना बंद करो। ये ट्रम्प से तब जाके हम लोग तेल खरीदेंगे। 90% जो हम लोगों का एनर्जी कंजम्पशन है, हम सारा एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। ये बहुत ही स्थिति खराब है हमारी देश की और इसीलिए हम लोग अब रिक्शा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो हम पूरे झारखंड सहित देशवासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मोदी सरकार है तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना तो LPG की कमी है, ना तो पेट्रोल की कमी है।
ये कांग्रेस के ऐसे ठगने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान का नाम को विदेशों में नीचा दिखाने का काम करते हैं। अरे इनका बस चले तो रेगिस्तान में रेत की कमी को उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले ये ठगने वाले कांग्रेस के लोग हैं। आज इनके दिग्भ्रमित करने से आप दिग्भ्रमित ना होएं। यहाँ पर कृत्रिम कमी किया जा रहा है जानबूझ करके, ताकि लोगों में अफवाह फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों को एक भय का माहौल हो। काला बाजारी हो रहा है, दुगने दाम पर महंगे दाम पर बिक रहे हैं, मंदिरों के भोग बंद हैं और यहाँ तक स्कूलों के मध्याह्न भोजन बंद है। हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी जगाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी घुटने टेक सकते हैं क्या? ये तो विपक्ष का जो मानसिक संतुलन है वो खो गया है, इसलिए जो है सो ये बात कर रहे हैं इस तरह के। और जहाँ तक बात है कि सिलेंडरों के दाम में वृद्धि हो रही है, लाइन लगाना पड़ रहा है, तो मैं झारखंड सरकार से कहूंगा कि झारखंड में टैक्स कर दे, कम कर दे। झारखंड में टैक्स क्यों नहीं कम कर रहे हैं? लाइन लग रहा है, झारखंड की सरकार क्या कर रही है? उसको झारखंड सरकार को भी तो व्यवस्था बनानी चाहिए ना, कि झारखंड सरकार बस मुद्दा मिल गया उसको विरोध करो, चलो भाई लाइमलाइट में आएंगे, इसलिए सरकार कर रही है। सुना आपने कुमार उज्जवल दास ने क्या कहा है। अब यहाँ पर बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है, जो सत्ता पक्ष के इस विरोध पर अब जवाब देते हुए नजर आएंगे। सुनिए क्या कहते हैं। और इसके बाद भी क्योंकि इन लोगों को शौक है, इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था हो सकती है। जब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में युद्ध चल रहा है और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन इन लोग को अराजकता की स्थिति पैदा करने में लगे हुए। भराड़ीसैंण उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन एलपीजी पर हंगामा हुआ। सीएम धामी सहित मंत्री विधायक सदन में पहुंच गए हैं। सत्र की शुरुआत हुई, वहीं रसोई गैस को लेकर कांग्रेसी विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर धरना दे रहे थे। विधानसभा सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को भी सदन में एलपीजी आपूर्ति के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पीठ से सरकार को एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। सदन में चर्चा न करने का आरोप लगा, विपक्ष ने विरोध किया। इससे सदन की कार्यवाही 45 मिनट तक स्थगित रही। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 पर प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी का मुद्दा उठाया, जिस पर अध्यक्ष ने इस सूचना को नियम 58 में भोजनावकाश के बाद सुनने का निश्चय दिया। 3 बजे सत्र शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, एलपीजी की आपूर्ति केंद्र सरकार का विषय है, लिहाजा इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति है, उससे केंद्र सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाई है। घरेलू एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। देखिए, अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था, मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। नहीं, जो भी चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहां पर काम हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। नवी मुंबई के पाम बीच मार्ग पर लगाए जा रहे अवैध लोहे की कमानों और डिजिटल विज्ञापन बोर्डों को लेकर मामला गर्मा गया है। भाजपा विधायक मंदा महात्रे ने मुंबई में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया था। इसके बाद आज उन्होंने संबंधित स्थान का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कल मैंने सभागृह में लक्ष्यवेदी रखी थी कि पाम बीच पर इतना बड़ा ये पिन नेकलेस है, हमारी शान है नवी मुंबई के। उस पाम बीच पर जगह जगह पर होल्डिंग लगाकर अपनी ऐड करना चाहते हैं लोग। 1, 2 जगह 3 जगह कमानी लगाई है और कमानी पे LED लगाकर
ये आगे का काम कर रहे हैं, मेरा इसको ऑब्जेक्शन है। ये कमानी जो लगाई है वो कभी भी गिर सकती है। उसके बाजू में हाईमैक्स है, साइड में सब होल्डिंग है, फिर ये कमानी की क्या जरूरत है। कमानी में जब एलईडी लगेगी, उस एलईडी में जो पिक्चर चलेगा उसमें जो ड्राइविंग करते हैं उनका लक्ष्य विचलित हो सकता है, उससे बहुत बड़ा अपघात हो सकता है और इस अपघात होना नहीं चाहिए। और इसके इस रोड पे ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसको पूछ के ये लोग ने किया, हम आमदार होकर हमको मालूम नहीं। अगली खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती के मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी अवैध रूप से अफीम की खेती न हो रही हो। आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ किए हैं। कोरोना के कारण या किसी भी कारण बहुत से लोग अपना बिजली का बिल पटा नहीं पाए थे और लंबे समय से नहीं पटाने के कारण राशि बहुत बड़ी हो गई थी और उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के मामले सामने आते ही तुरंत कार्रवाई होती है। दुर्ग जिले में अवैध खेती के मामले सामने आते ही प्रशासन ने तत्काल कदम उठाया। डोंबिवली में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण गैस आपूर्ति को लेकर लोगों में पहले से ही चिंता का माहौल बन गया है। इसी डर का फायदा उठाते हुए साइबर ठगों ने डोंबिवली में एक नई ठगी को अंजाम दिया है। एक गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगों ने एक नौकरीपोश महिला से करीब 3 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में डोंबिवली के रामनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। धर्मनगरी अयोध्या इस बार हिंदू नववर्ष का पहला दिन पूरी भव्यता और आध्यात्मिक माहौल में मनाने के लिए तैयार है। हिंदू नववर्ष के स्वागत को लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस अवसर पर रामनगरी में विशेष धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला होगी, जिसमें रामकोट की पारंपरिक परिक्रमा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं जानकारी के अनुसार 18 मार्च को हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर संत महंत और हजारों श्रद्धालु रामकोट की परिक्रमा करेंगे। इस पावन परिक्रमा में भगवान रामलला के मंदिर सहित कुल 108 मंदिरों का भ्रमण किया जाएगा, जो भक्ति और आस्था का अनूठा संगम होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक विमान में सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत हो गई है, जबकि 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। अधिकारियों के मुताबिक ये विमान एक ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस समय मिशन के में दूसरा अमेरिकी टैंकर विमान भी शामिल था। जयशंकर ने ईरान जंग शुरू होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से चौथी बार फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मुद्दे पर हुई। अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से इलाके में तनाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार जनता और सेना हमलों के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए तैयार है। अरागची ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ईरान पर हुए हमलों की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स जैसे मंचों से भी इस समय शांति और स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाने की अपील की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।